प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के बिना विकसित भारत की कल्पना संभव नहीं। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का दिखा अद्भुत प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर की बात। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति का दोनों नेताओं ने किया स्वागत और रोडमैप 2030 के तहत व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, नवीन प्रौद्योगिकियों समेत विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में विजय संकल्प सम्मेलन में कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण के लगाए आरोप। कहा, सीएए लागू करने का वादा किया पूरा। सीएए से किसी भी देशवासी की नागरिकता नहीं जाने का दिया भरोसा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम। गौरव गोगोई को जोरहाट, नकुल नाथ को छिंदवाड़ा और वैभव गहलोत को जालौर से टिकट। राहुल कसवा राजस्थान के चूरू से लड़ेंगे चुनाव। गुजरात के पोरबंदर में करोड़ों की ड्रग्स जब्त। 480 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पाकिस्तानी होने की खबर। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की घटक जेकेएनएफ को तत्काल प्रभाव से किया गैर कानूनी संघ घोषित। जेकेएनएफ गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त, देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक, अलगाववादियों और आतंकवादियों को करते हैं मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबरमती आश्रम का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री ने आश्रम के विस्तार परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने कार्य योजना से जुड़ी बारीकियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आश्रम में पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ भी किया। इसके तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही गांधी जी के निवास स्थान हृदय कुंज सहित 20 भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 भवनों का पुनरुद्धार होगा। ये परियोजना वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं को दर्शाने में मदद करेगी। मास्टर प्लान में एक पुस्तकालय और अभिलेखागार की भी स्थापना शामिल है। साथ ही इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण भी परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन किया। यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था, उसमें बापू ने आशा और विश्वास भरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का विजन हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद जो सरकारें रहीं, उनमें देश की विरासत को बचाने की न सोच थी और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है।
जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है, उसमें यहां रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के पोखरण में आज भारत की रक्षा तैयारियों की शानदार झलक दिखाई दी। सेना के तीनों अंगों ने आज पोखरण में भारत शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास किया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का दम भी दिखाई दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते एक दशक में देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत तेजी से काम हुआ, जिसके चलते आज देश रक्षा उत्पादों में आयातक से निर्यातक बन रहा है। पोखरण में स्वदेशी रक्षा हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में तीनों सेनाओं ने किया सैन्य प्रदर्शन। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण थीम वाले इस अभ्यास को नाम दिया गया भारत शक्ति। पीएम ने भारतीय सेना के शौर्य और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता दोनों को सराहा। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। तीनों सेनाओं के लाइव फायर और युद्ध अभ्यास में नए भारत की झलक साफ दिखी। ऐसा भारत जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। कभी रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करने वाला भारत आज बड़े रक्षा निर्यातकों में शामिल हो गया है। पीएम ने रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले एक दशक में हुए कामों का जिक्र किया। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। देश की रक्षा जरूरतों को नजरअंदाज करने और भारत को दशकों रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर बनाए रखने वाली पहले की सरकारों पर पीएम ने जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सेनाओं की मजबूती के लिए बहुत काम हुआ है। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। उन्होंने HAL को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने HAL को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। 4 दशकों तक
OROP वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने OROP लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। पोखरण में भारत शक्ति ने जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेनाओं की बेमिसाल क्षमताओं को तो दिखाया ही, साथ ही इस बात को भी दर्शाया कि देश अमृतकाल में रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नई ताकत और नए जोश के साथ दुनिया भर में अपना दबदबा कायम कर रहा ये नया भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है सेवानिवृत्त होने के बाद में, और वो जज्बा जहाँ पर मैंने सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस किया है और लोंगेवाला के ऊपर और कारगिल के दौरान पूरा बहुत डिसेबिलिटी होने के बाद में भी बिना बताए वॉलंटियर होकर के जो भारत माता के लिए सर्व किया, आज तो मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड था ये, एंड आई थिंक जैसे कि आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाया है कैसे हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। अर्जुन मेन बैटल टैंक से लेकर तेजस तक सब ने अपने आप को यहाँ पर प्रूव कर दिया है और मकसद बिल्कुल साफ है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेना। कैमरामैन अनिकेत के साथ भारत शक्ति युद्धाभ्यास से मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज, पोखरण। राजस्थान की पोखरण में एक तरफ आज जहां भारत की रक्षा तैयारियों की शानदार झलक देखने को मिली, तो वहीं सेना के तीनों अंगों ने आज पोखरण में भारत शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास किया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का दम भी देखने को मिला। पोखरण के धोरों में धमाकों की आवाज दूर तक लग जाएगी और दुश्मन को यह पता देगी कि भारत की सेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ चल रहा है भारत शक्ति युद्धाभ्यास, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है और ये है स्वदेशीकरण का अनूठा नमूना। हमने दुश्मन को ये बता दिया है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के से कोई नहीं रोक सकता। हम आत्मनिर्भर हैं, हमारा सारा गोला बारूद हम खुद तैयार कर रहे हैं और जल्द ही हम अपने दोस्तों को भी ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अर्जुन मेन बैटल टैंक से लेकर तेजस तक सब ने अपने आप को यहाँ पर प्रूव कर दिया है और मकसद बिल्कुल साफ है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेना। कैमरामैन अनिकेत के साथ भारत शक्ति युद्धाभ्यास से मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज, पोखरण। आत्मनिर्भर सेना ही आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। भारत शक्ति के धमाकेदार प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोशीले भाषण के बाद हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो ने मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों से बातचीत की। राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुए धमाकों की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी और देखेगी कि हमारी सेनाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और मेरे साथ यहाँ पर आए वो लोग हैं जिन्होंने भारत शक्ति युद्धाभ्यास देखा। किस तरह का सबसे पहले जज्बात है, किस तरह की फीलिंग है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम सबके ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड था ये, एंड आई थिंक जैसे कि आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाया है कैसे हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। एंड इट वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग शो। अमेजिंग शो इन्होंने कहा। हमारे साथ रिटायर्ड फौजी हैं। सर, अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले सरकारें जो थी वो आत्मनिर्भरता पर ध्यान नहीं देती थी, रक्षा क्षेत्र पे बड़े बड़े घोटाले होते थे, तब और अब में किस तरह का फर्क देखते हैं आप? फर्क तो अभी बहुत बड़ा हो गया है। जब मैं 82 में कारगिल में था, पोस्ट 43 पर ओपी ऑफिसर था, तो पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के ऊपर पटाखे और फायर करते थे और वो मैं लिस्टिंग पोस्ट दूरी पर था और हमको बोलते थे आपको हुक्म दिल्ली से मिलेगा, आप चुप रहिए भारतीय सेना के आप हो करके। और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है सेवानिवृत्त होने के बाद में, और वो जज्बा जहाँ पर मैंने सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस किया है और लोंगेवाला के ऊपर और कारगिल के दौरान पूरा बहुत डिसेबिलिटी होने के बाद में भी बिना बताए वॉलंटियर होकर के जो भारत माता के लिए सर्व किया, आज तो मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया। भारत माता की जय। 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 और ये है भारत शक्ति।
कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, पोखरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने और मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही चर्चा में प्रगति का स्वागत किया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। रोडमैप 2030 के तहत व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, नवीन प्रौद्योगिकियों समेत विभिन्न प्रगति पर दोनों नेताओं ने संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक ने आने वाले होली के त्योहार के लिए भी एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास के कई प्रतिमान गढ़े हैं। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या फिर कारगर विदेश नीति, जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज में आमूल चूल परिवर्तन की बात हो या फिर सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को नई धार देने की, देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और खास बात यह है कि इन प्रयासों को लगातार सफलता मिल रही है। विकसित भारत के 4 स्तंभों गरीब, महिला, किसान और युवा को तरजीह देते हुए पीएम मोदी ने एक दशक में सबका साथ, सबका विकास को सार्थक किया। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक वरदान साबित हुई। योजना से 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध किया गया। साथ ही योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने की घोषणा भी हुई। पीएम आवास योजना से जहां 4 करोड़ लोगों को अपना मकान मिला, तो वहीं हर घर नल से जल, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं हैं जिनसे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। इन्हीं का नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। देश की नारी शक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने लगातार काम किया। देश में वर्तमान में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराए गए। तो वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर महिलाएं कृषि की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। आज महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। जबकि देश के किसानों की बात करें तो किसान कल्याण हमेशा सरकार की प्राथमिकता में रहा है। जय जवान जय किसान वाले देश ने जय विज्ञान जय अनुसंधान को अपनाया। बजट आवंटन से लेकर किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य तक में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के साथ कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की गई। आधुनिक खेती के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती की दिशा में कई अभिनव प्रयोग हुए। वहीं पिछले 9 वर्षों में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 9 यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। देश को विकसित बनाने के लिए अमृत स्तंभों में से सबसे मजबूत युवा वर्ग पर भी पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार का पूरा फोकस रहा है। युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत यानी माई भारत जैसी पहल आज युवा वर्ग को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। इसके साथ ही पिछले 1 दशक में जिस तेजी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आई है, वो किसी उपलब्धि से कम नहीं है। 2014 से पहले फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने वाली अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के कार्यकाल में फेबुलस 5 तक का सफर पूरा कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जबकि देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कर उसे दूर दराज के गांव से लेकर अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम भी 1 दशक में हुआ है। एंटी कोविड-19 वैक्सीन हो या फिर आम जन को आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश, स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच के लिए 1 दशक में मिशन मोड में काम किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाओं पर काम हुआ। रेलवे में हाई स्पीड ट्रेन की बात करें या सड़कों के जरिए नए हाईवे निर्माण की, बंदरगाह और एयरपोर्ट के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार देश को मजबूती प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही सरकार ने जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है, दुनिया के न जाने कितने ही देश भारत के मुरीद हो गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो या पश्चिमी राज्यों की या फिर उत्तर से लेकर दक्षिण राज्यों की, पीएम मोदी की गारंटी धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका प्रयास और सबका विश्वास अब फलीभूत होता नजर आ रहा है। जहां तक बात नीतिगत फैसलों की है तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या प्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कानूनों को खत्म करना हो या न्याय व्यवस्था के संचालन के लिए नई संहिताएं लानी हो, सभी क्षेत्रों में मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नए और श्रेष्ठ भारत को विकसित भारत बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद से कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले दल कभी सीएए के पक्ष में थे, लेकिन राजनीतिक वजहों से अब ये दल नागरिकता कानून के विरोध पर उतर आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं, तो तमाम राज्य सरकारों ने सीएए को लागू करने की बात कही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक 2004 की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है। सीएए का खुलकर समर्थन करने वाली पार्टियों ने अब इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2003 में संसद में इस कानून की वकालत की थी। After the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. सीपीएम नेता प्रकाश करात ने साल 2012 में पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिमों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था। करात ने अपने पत्र में कहा था कि ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों की वजह से इन लोगों को अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा है। पत्र में उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन कानून की धारा 2(1)(b) में उचित बदलाव किए जाएं, क्योंकि शरणार्थियों में ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं। करात ने इस पत्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उन बयानों को भी बताया था जो उन्होंने इन शरणार्थियों के प्रति लचीला रुख अपनाने के बाबत राज्यसभा में दिए थे। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो वीडियो सार्वजनिक किया था जिसमें नेता विपक्ष रहते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश जैसे देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें ज्यादा उदार होना चाहिए। खास बात यह है कि ये मांग उन्होंने संसद में यानी राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में की थी, लेकिन अब कांग्रेस ने न केवल सदन में इसका विरोध किया बल्कि वो इस मसले पर अन्य विरोधी दलों को भी सरकार के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के हैदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा कि कांग्रेस ने बाहर से आए शरणार्थियों को नागरिकता ना देकर उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि अब नागरिकता कानून के लागू होने से उन्हें न्याय मिलेगा। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे,
मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 70 साल तक इंतजार करने वाले नागरिकों को इससे फायदा होगा। नेहरू जी के दिए हुए जख्म, जिसके कारण 45,000 लोगों की हत्याएं हुई जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस दोषी है उसके लिए, नेहरू जी दोषी। उसको सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज कश्मीर में देखिए जी, क्या जागरूकता लोगों में आई है, क्या समृद्धि, संपन्नता आई, खुशहाली आ रही है। सीएए के आने से उन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जिनको नागरिकता लेने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएए को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक करार दिया। आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सीएए का कानून लाया गया, ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। नागरिकता संशोधन कानून सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि 70 सालों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न सहने के बाद अपनी संपत्ति, जमीन, रिश्तेदारी सब कुछ छोड़कर आए लोगों की ये आवाज है। सीएए उन लोगों की वेदनाएं के लिए एक प्रकाश पुंज है जिन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए दशकों तक अपने ही देशों में गैरों, निर्वासितों और गुमनामी का जीवन जिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ डीडी न्यूज। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद अब सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया है। 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भारत में 2014 से पहले आ चुके थे, अब वो इस पोर्टल पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार जल्द ही सीएए के लिए ऐप भी शुरू करने वाली है। इस बीच देश के विभिन्न समुदायों के लोगों ने इसका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। दशकों तक लाचारी और गुमनामी के अंधेरे में जीवन के बाद अब शरणार्थियों के जीवन में एक नए सूरज का उदय हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थी खुश हैं और उनकी खुशी की खनक उनके जश्न में साफ दिखाई पड़ रही है। मोदी सरकार भी शरणार्थियों के साथ खड़ी है और सीएए की आधिकारिक अधिसूचना के बाद सरकार ने नागरिकता आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in लॉन्च किया है और जल्द ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी है। सीएए 2019 के तहत पात्र व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। पश्चिम बंगाल के मतुआ समाज में खुशी का माहौल है। मतुआ समाज के लोगों ने सीएए के लागू होने पर अपनी खुशी जताई। मोदी जी आज अवतार के रूप में आए हैं हम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए। हमारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह का प्रचेष्टा में हम लोग को ये नागरिकत्व मिला है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी। जोधपुर में रह रहे पाक विस्थापितों नागरिकता संशोधन अधिनियम नई उम्मीद का सवेरा लेकर आया है। जोधपुर में तकरीबन 18,000 पाक विस्थापित शरणार्थी रहते हैं। इस मौके पर इन लोगों ने पीएम मोदी का भरपूर धन्यवाद दिया। हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार, जो पाक विस्थापितों को जो सीए कानून लागू करके जिसमें राहत देगी। और इसके लिए हम सारी अपने जो है बीजेपी सरकार को, नरेंद्र जी मोदी जी को और अमित शाह जी को और सारी पूरी कैबिनेट को हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि सीएए पर भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कानून किसी की नागरिकता को खत्म नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसे शरणार्थी जो पिछले 2014 से पूर्व हमारे देश के अंदर आ गए थे, उनको नागरिकता देने की बात करता है।
लोकसभा चुनाव से पहले अपना एक बड़ा वादा पूरा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। इस कानून के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता का प्रावधान है। कानून लागू होने से 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता श्रमिक भट्टाचार्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों से आए शरणार्थी लंबे समय से नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे थे और यह फैसला उनके लिए ऐसा है जैसे होली से पहले होली आ गई हो। उसका अंदर तो होली का पहले होली आ गया। इतना दिन से उस लोगों का मांग था। ये उसका मर्यादा का प्रश्न है, उसमें आत्मपरिचय का प्रश्न है। भारत में रहकर वो विस्थापित लोग अपने आप को एक रिफ्यूजी स्टेटस से जी रहे हैं, ये किसी के लिए खुशी नहीं होता और ये देश के लिए भी शोभा नहीं देता। इसीलिए वो दिन समाप्त है। उद्वास्तु नाम का कोई शब्द नहीं है। सब जो है भारतीय है, सबका नागरिकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि पड़ोसी देश में रहने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिले। मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज का उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। देश के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो 70 साल से इंतजार कर रहे थे नागरिकता का, नहीं दी कांग्रेस ने। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं सीईए को लेके, वो अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार ने एक 75 साल पुरानी मांग को पूरा किया, नागरिकता का कानून लाकर सीएए के माध्यम से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारावाहिक अमेजन प्राइम पर डिजिटल रिलीज किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेकर स्वराज धारावाहिक शुरू किया था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के उन महान अमर सेनानियों के जीवन और उनके बलिदान की गाथा को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनके त्याग और बलिदान को इतिहास की मुख्य धारा में स्थान नहीं दिया गया। धारावाहिक स्वराज नए भारत में दूरदर्शन की नई छवि प्रस्तुत करता है। ये नई पीढ़ी का भारत के उन गुमनाम नायकों से परिचय करवाता है जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अप्रतिम वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपना बलिदान दिया था। वही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित टीवी सीरियल सरदार द गेम चेंजर भी जल्द ही दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। स्वराज कार्यक्रम भारत के स्वराज की खोज एक ऑडियो विजुअल इतिहास प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में स्वराज की अवधारणा को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलेगी। हिंदी संस्करण का प्रसारण तो हमने कर दिया था, चाहे दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर पहले हो गया। अब इसको अमेज़न प्राइम पर आप देख पाएंगे और आज से ही 15 एपिसोड अमेज़न प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि दूरदर्शन का प्रयास है कि इस प्रेरक और लोकप्रिय धारावाहिक को व्यापक दर्शक वर्ग, विशेषकर हमारे देश का युवा वर्ग इसे देखे और ओटीटी के माध्यम से इसे पहुंचाया जाए। इन कथाओं को 75 एपिसोड्स में पिरो करके अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में चलाया गया। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम प्रसारित होता था और 75 एपिसोड पूरे होने के बाद आज से ये कार्यक्रम अमेज़न प्राइम वीडियो पर ओटीटी के दर्शकों के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 1947 की अवधि में
जो भारत की रियासतें थीं उन रियासतों के भारत संघ में विलय का काम जो तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा जो अंजाम दिया गया, उसकी कहानी हम लेकर के आए हैं सरदार द गेम चेंजर सीरियल के माध्यम से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक JKNF को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया। सरकार ने कहा कि JKNF गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इसमें कहा गया है कि JKNF के सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि JKNF सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने सहित गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में शामिल रहे हैं। यह आदेश 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। मॉरिशस के अपने पहले दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ समेत अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सेना की परेड ने सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मॉरिशस की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता देखने को मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को उपहार के रूप में रुपे कार्ड भेंट किया। मॉरिशस में रुपे कार्ड की शुरुआत दोनों देशों के बीच बढ़ते मजबूत आर्थिक संबंधों का परिचायक है। राष्ट्रपति ने मॉरिशस विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि देने के लिए मॉरिशस का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर युवा महिलाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी संस्थान में सभा के संबोधन के दौरान दोनों देशों के बीच दांडी मार्च के साझा महत्व पर प्रकाश डाला। के नाम पर रखने की पहल की प्रशंसा भी की। I feel specially honored to receive the honorary degree of Doctor of Civil Law from this prestigious university today. It will inspire all young people, particularly young women, to discover their unique passion and pursue their dreams. I thank the Chancellor of the University of Mauritius, Dr. Aitre, for this honor. राष्ट्रपति ने 7वीं पीढ़ी के भारतीय मूल की मॉरिशस वासियों के लिए OCI कार्ड पात्रता के विस्तार की बात की। उन्होंने कहा कि OCI कार्ड के माध्यम से कई और युवा मॉरिशस वासी अपने पूर्वजों की भूमि से फिर जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ये दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रिश्तों को एक नया आयाम देगा। मॉरिशस की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर गए राष्ट्रपति ने बताया कि उनकी यात्रा भारत और मॉरिशस के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मॉरिशस के पोर्ट लुई से उत्सव परमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च की सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपयों की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री मोदी के इस पहल से गुजरात के धुलेरा
विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा के लिए आधारशिला रखी जा रही है। इसके अलावा असम के मुरीगांव और गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत धुलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की जाएगी। 91,000 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाला यह देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा। इन सुविधाओं के जरिए देश का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन उत्प्रेरित करेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और विरासत का संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में संस्कृति मंत्रालय ने कई फैसले लिए। इन फैसलों में एक है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन। मंत्रालय ने बैनर तले तकरीबन 4,000 से अधिक पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण में जुटी हैं, जिसके नए वेबसाइट का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। इसी कड़ी में देश ने 7 कॉरपोरेट घरानों ने ऐतिहासिक महत्व के 14 स्मारकों को गोद लिया है। इन घरानों में ईज माई ट्रिप, सभ्यता और महेश फाउंडेशन समेत RDD ट्रेड काउंसिल शामिल है। मौके पर संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा कि हमें ऐतिहासिक धरोहरों को डिजिटल और जीवंत बनाना है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार जो उन्होंने कहा कि विकास भी और विरासत भी, तो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए देश की धरोहर को बचाने का जो काम किया जा सकता है वो करने का प्रयास किया। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम सबके लिए और ऐसे जो कल्चर स्पेसेस हैं, ऐसी जो सांस्कृतिक स्थान है वो बने हर शहर, हर मोहल्ले, हर गांव में, जहां पर लोग लगातार आते जाते रहें और तभी उन जगहों का रखरखाव होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों के बाद भारत ने चीन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर अरुणाचल प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यों का दौरा करते रहते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की तरफ से भारत की विकासात्मक परियोजनाओं पर आपत्ति करना उचित नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स का भारत आने पर स्वागत किया। दिल्ली पुलिस कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज के दौरान कीमोथेरेपी, ड्रग्स और अन्य महत्वपूर्ण दवाइयों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 आरोपी दिल्ली के 2 नामी कैंसर हॉस्पिटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ये लोग कैंसर पीड़ितों की जिंदगी से खिलवाड़ कर उन्हें धोखा देने का काम करते थे। आरोपियों ने गुरुग्राम के मोती नगर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बना रखी थी। इनके पास से लगभग 7 इंटरनेशनल और 2 इंडियन ब्रांड के कैंसर की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही उनके पास से बहुत सारे सामान भी बरामद किए गए हैं। शालिनी सिंह ने बताया कि डीसीपी अमित गोयल की देखरेख में एसीपी रमेश चंद्र लांबा, इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन की टीम ने इस बड़े मामले का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल हमारे साथ है और इनकी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इन्होंने 400 करोड़ की नकली दवाइयां, कैंसर की मेडिसिन बेचने वाले एक पूरे गैंग को बस्ट किया है। क्या कुछ है इंपॉर्टेंट उसमें बात करेंगे। अमित जी, कैसे ये क्लू मिला, कितना आपको टेक्निकली इस पर काम करना पड़ा, क्योंकि आसान नहीं था, सेवरल स्टेट्स में आपने रेड भी कंडक्ट किया। जी बिल्कुल, हमारी टीम इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन साहब को इनपुट आई थी कि जी ऐसे ऐसे नकली कैंसर की दवाइयों का कारोबार हो रहा है, तो उसको इन्होंने बड़ी शिद्दत से काफ़ी समय लगाया, उस पर डेवलप किया कि कौन कौन इसके लोग पीछे मास्टरमाइंड हैं, कौन सप्लायर हैं, कौन क्या हैं, उनके कहाँ पे वो बना रहे हैं, वो सब लोकेशंस आइडेंटिफाई की
वो सब के बाद फिर हमने उसको प्लान्ड ऑपरेशन के तहत जो तीनों चारों जगह थी उनको कंबाइंड हमने अलग अलग टीम बना के उन पर रेड की। तो एक से फैक्ट्री मिली, एक से दवाइयाँ मिली और बाकी जो लोग हैं जो आइडेंटिफाइड थे उन सबको राउंड अप करके ले आए और जब उनका कंफर्म हो गया कि इनका रोल है तो उनकी हमने गिरफ्तारी डाली। कितना टाइम लगा इस पूरी की पूरी मुहिम को चलाने में? और आपने जब उस जगह जाकर के देखा मोती नगर में जहां पर इन्होंने 2 फ्लैट्स में पूरा ऑपरेशन चला रखा था, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली एलिमेंट क्या था वहां पर जब आपने यार आपकी टीम ने वहाँ पर रेड करा? नहीं, सबसे पहले तो एक यही होता है कि आप एक प्रॉपर रेजिडेंशियल कॉलोनी में आप ये काम कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो सिर्फ दूसरे इंजेक्शन से निकाल के इसमें भरने वाला काम कर रहे थे और साथ में वो मशीन से उसको रीसील कर दे रहे थे। तो इस कारण वो एक है कि कैसे वो बेधड़क अपना बिना किसी डर से इतनी महंगी दवाई सस्ती के नाम पे, सस्ती भी क्या 20-30% डिस्काउंट के नाम पे बेच रहे हैं और हार्डली कोई उसकी कॉस्ट है, 10% भी कॉस्ट नहीं है। तो वो और लोगों की जान का एकदम खतरा है, जान माल का कीमों में यूज़ होती है और उसमें नकली जाएगी तो एक तो जो पूरे ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वही डाउन हो गया और नकली का आगे कोई और रिएक्शन हो उसका कुछ कह नहीं सकते। कौन से सेक्शंस में आपने इन पे मुकदमे किए और क्या कुछ इनके पास से अभी तक रिकवर हुआ? उसमें हमने जो भी हमारी IPC की धाराएं लगती थी चीटिंग और फॉर्जरी वगैरह की, वो सब हमने लगाई हैं। आगे उसमें जो भी आएगा उसके साथ उसमें और कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। दोस्तों, ये थे अमित गोयल जो बता रहे थे कि पूरा का पूरा गैंग किस तरह से इसको ऑपरेट कर रहा था और इनकी टीम ने उनको कैसे यहाँ पर पकड़ा। कैमरा नवीन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। DCP अमित गोयल के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक स्पूरियस कैंसर ड्रग्स का रैकेट बस्ट किया है। इसमें करीब इन्होंने 4 करोड़ के नकली कैंसर की दवाएं बरामद करी हैं। इसमें टोटल अभी तक 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं। BMC एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की शुरुआत बुधवार से हो रही है। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट में जिंदल पैंथर्स, राजस्थान पोलो क्लब और विमल अचीवर्स की टीमें खिताब के लिए स्पर्धा करती नजर आएंगी। प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला 17 मार्च को खेला जाएगा। APRC के CEO कर्नल VS काहलो ने इस चैंपियनशिप के प्रति अपना उत्साह व्यक्त किया। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है जो कि हर एक साल दिल्ली में जो दिल्ली स्प्रिंग पोलो सीजन है जो कि फरवरी मार्च के महीने में होता है उसमें खेला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर ट्रॉफीज ऑफ इंडियन पोलोज कैलेंडर एंड इट इज़ प्लेड एट द हाईएस्ट हैंडीकैप एट 14 गोल्स। इट इज़ अ ओपन टूर्नामेंट। तो इसमें ना सिर्फ कि इंडिया में लेकिन बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। वी हैव प्लेयर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ्रॉम अर्जेंटीना, चिली एटसेट्रा हु पार्टिसिपेट इन एडिशन टू आवर ओन प्रोफेशनल इंडियन प्लेयर्स। एनर्जी तो इस टूर्नामेंट को लेके हमेशा होती है क्योंकि इट्स द ओनली टूर्नामेंट, ये वही एक लौता टूर्नामेंट है जिसमें फॉरेन प्लेयर्स मैंडेटरी होते हैं खेलने। एंड हेयर ऑल्सो इन 3 टीम्स जो खेल रही हैं उसमें हमारे पास 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं और टूर्नामेंट काफ़ी लोगों को उत्साह है इसको देखने का। और देखिए किस तरह से टूर्नामेंट निकलता है और हमेशा काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। राजा रणधीर सिंह जी हमारे जो एशियन ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं वो इसमें हैं। डिफेंस साइड से डिफेंस सेक्रेटरी हैं एंड आर्मी के और बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी आएंगे इसमें। कैलोन जी ने सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है। APRC के CEO हैं टूर्नामेंट कमेटी के। राजेश सहगल जी काफ़ी उत्साहित हैं इस टूर्नामेंट को लेके। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ टूर्नामेंट कमेटी। बहुत एक्साइटमेंट है। टीम बहुत अच्छी है और एसोसिएटेड है हम नवीन जी के साथ, जिंदल पैंथर्स के साथ। तो ओवरऑल टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैंटियागो इज़ 6 गोलर है। नवीन जी बेस्ट प्लेयर है। सिमरन, सिद्धांत, all are great players. So I'm really excited for this tournament and I think we have a very good team, especially associated with Jindal Panthers. They are great. और इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से पहले BCCI ने खिलाड़ियों का मेडिकल और फिटनेस अपडेट जारी किया है। ऋषभ पंत 14 महीने के रिहैब और रिकवरी प्रक्रिया के बाद अब पूरी तरह फिट घोषित हो गए हैं। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे। अब IPL 2024 में ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी आईपीएल 2024 में नहीं खेलेंगे। शामी ने 26 फरवरी 2024 को दाईं एड़ी की तकलीफ दूर करने के लिए सर्जरी करवाई थी। वो फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।